आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो अच्छी स्थिति के बारे में आपको पता है। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि दो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, उन दोनों उसमें जो दोनों चार्जेस हैं, आवेश हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, तो वो आपकी अच्छी स्थिति होती है। अब निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। तो निरक्षीय स्थिति जो है आपकी, बेसिकली वो दोनों जो चार्जेस हैं, ये जो दोनों चार्जेस हैं, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब इन पे जो लंब है, ठीक है, इन पे कोई एक लंब रेखा खींचिए, ये इस पे एक लंब रेखा हो किसी बिंदु पर, जैसे सपोज ये ए और बी पॉइंट है, इस पे एक चार्ज ये -q है, इस पे ये +q चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2l है, आधी दूरी इसकी l हो जाएगी, इधर आधी दूरी जो है उसकी l हो जाएगी, बीच में ये पॉइंट o है, ठीक है। तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि जो इनको ऐसा कोई लंब जो इनको दो बराबर हिस्सों में बांट दे इस रेखा को, ठीक है। ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको दो बराबर हिस्सों में जो बांट दे, ठीक, और इस पे लंब हो। तो इस लाइन पर किसी भी बिंदु पर, इस लाइन पे किसी बिंदु पर अगर पॉइंट P है, तो इसको कहा जाएगा निरक्षीय स्थिति। क्या कहा जाएगा? निरक्षीय स्थिति। अब हमको ये तो सपोज ये दूरी जो आपकी AO है वो L है, और ये जो L O से P तक की दूरी है वो सपोज R है। O से P तक की दूरी जो है वो आपकी R है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? O से P तक की दूरी आपकी R है, ठीक है। अब हमको P पॉइंट पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक हम वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, परीक्षण आवेश। तो ये -q है और ये +q0 है। तो -q की वजह से +q0 पर जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा? -q की तरफ लगेगा, क्योंकि आकर्षण होगा। ये +q0 क्या होगा? ये आकर्षित होगा -q के प्रति, ठीक है। और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा। अच्छा, तो ये जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसको हमने नाम दे दिया E2। इसको हमने नाम दे दिया E2, ठीक है। अच्छा, और अगर त्रिभुज ले लेते हैं AOP, तो AOP में AP बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए, तो AP बराबर √ हो जाएगा, AP √ AO² प्लस OP², ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा √ R² प्लस L² R² प्लस L²। क्लियर हो रही बात? AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? √ R² प्लस L²। इसकी वैल्यू हो गई R² प्लस L², ठीक है। तो E2 तो आपका ये आ गया। अब हमें ऐसे, अच्छा, E2 की वैल्यू क्या होगी? E2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो फार्मूला आपका वही है। E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होगी। ऐसे ही अब आपको निकालना है B की वजह से, B यानी कि +q की वजह से, ठीक है। तो +q की वजह से पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखो, ये यहाँ पे +q चार्ज है और यहाँ पर भी +q है। तो +q को
ये जो बड़ा वाला हमारा प्लस क्यू चार्ज है वो स्मॉल ये प्लस क्यू नॉट को या परीक्षण आवेश को किधर फेंकेगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, तो ये हो गया E1। ठीक है, तो इसी की दिशा में ही ये बल लगेगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ही दिशा में उसी के अनुदिशी ये बल लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया E1। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये एंगल जो है ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ तक क्लियर है, E1 E2 आपको समझ में आ रहे हैं, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है। हम फिर से एक नया वो करते हैं, तब तक आप एक चीज़ और देख लो। अब देख लो यहाँ पे इस फिगर में फ़िलहाल देख लो अभी जो आपका OBP पॉइंट है, OBP इसी में बता देते हैं अभी फिलहाल। देखो, तो इसमें भी यही देखो, ये R है, ये L है, तो यहाँ पर भी ये कोण आपका 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा √L² प्लस R²। ठीक है, PB की वैल्यू ऐसे ही आपकी तो जैसे ये आपकी ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से ये हम E1 फाइंड कर लेंगे। यहाँ से जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई, E1 की। तो E1 इक्वल टू क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R Q अपॉन √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर यही बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखो, जो Q है -Q और प्लस Q दोनों बराबर और विपरीत हैं। ठीक है, इनकी जो दूरियां हैं प्लस Q नॉट से दोनों की बराबर हैं, तो ये अगर आप देखो सारे मान तो बराबर ही रखे हुए हैं, तो E1 बराबर E2 होगा, E1 बराबर E2 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें जो क्योंकि ये वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वेक्टर होता है, तो वेक्टर होने के कारण इनका जो है हमें क्या करना है, इनका एडिशन जो हम निकालेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो E बराबर E1 प्लस E2 आ जाएगी पॉइंट P पर। अगर हम कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना चाहें तो कैसे आएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये E बराबर E1 प्लस E2। अब E बराबर E1 प्लस V2 कैसे करेंगे, अब आप ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये E2 ये भी क्या हो गया, थीटा, ये भी क्या हो गया, थीटा। तो ये हो गया, अब E2 ये थीटा हो गया, तो इधर की तरफ आपका ये जो होगा E2 cos थीटा होगा, जो पास वाला होता है वो कॉस वाला होता है, तो E2 cos थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक है भाई, इसका जो थीटा के पास वाला E2 cos थीटा और इधर थीटा के दूर वाला कंपोनेंट E2 sin थीटा। ऐसे ही अगर E1 की बात करें, E1 की बात करें तो ये एंगल देखो थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आपका ये एंगल थीटा होगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण है ये, तो ये थीटा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे E1 के, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, तो इधर वाला हो जाएगा E1 sin थीटा और इधर वाला क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। तो नेट क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस
E2 cos थीटा, ठीक है, ये टोटल हो गया। तो इधर की तरफ आपका ये E= जो है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो देखिए यहाँ पे जो और E1 sin थीटा जो है आपके इक्वल एंड अपोजिट हैं। देखो E1 की वैल्यू बराबर है, बात समझना, E1 की वैल्यू बराबर है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। तो E1 बराबर E2 है, तो E1 sin थीटा लिखिए, और E2 को भी आप E1 sin थीटा लिख सकते हो। तो E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा। तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हैं, बराबर और विपरीत हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। और इसकी वजह से जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आ रहा है, ठीक है। तो नेट रिजल्ट निकालने के लिए क्या करोगे, अब जो है cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार है L, कर्ण क्या है √r² प्लस L²। इधर लिख दें थोड़ा, cos थीटा बराबर L/√r² प्लस L², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए E1 cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा। ऐसे ही E2 की वैल्यू पुट कर दी है, उधर cos थीटा लगा हुआ है, तो ये सब ऐड हो जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम ही है। तो इधर आ जाएगा 2 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू L/√L² प्लस r² है। तो ये वैल्यू उठा के पुट कर दी, ठीक है। अब देखो ऊपर अगर आप देखो तो P बराबर ये 2QL बन रहा है, ये 2QL बन रहा है, तो ये P हो जाएगा, 2QL क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और 1/4πε0 के इंटू r² प्लस L² पहले वाला जो था, और इधर ये आया है इधर से, ठीक। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो r² प्लस L² की पावर 3/2 आ जाएगा। भाई इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 = 3/2। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो है अब इसमें एक केस ये ले लेते हैं, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, क्योंकि L तो आपका वैसे ही बहुत कम होता है। द्विध्रुव के केस में दोनों आवेश क्या होते हैं बराबर और विपरीत होते हैं और परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो L का मान बहुत कम है, तो L को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। L को हमने क्या किया निगलेक्ट कर दिया। L को जब निगलेक्ट कर दिया तो L का मान आप 0 रख दो यहाँ पे, तो बचेगा क्या, अब P बराबर 2QL था, तो यहाँ पे उसकी जगह 2QL रख दिया है, 2QL की जगह P रख दिया है, तो P अपॉन r² प्लस L² की पावर 3/2 है। तो L² आपका कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, केवल r² बचेगा, और r² ऊपर है और पावर में 1/2 लगा हुआ है, तो वो r केवल बचेगा, और r की पावर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना आपको भाई, r² का √r हो गया और उस पर पावर क्यूब है तो r³। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया, ठीक। 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलम। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र के समांतर E की दिशा जो है धन आवेश से ऋण आवेश होती है, और वही किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/r², तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता E = 1/r³ होती है, ठीक है। ये जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सामने आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कोई भी कमेंट आप करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।